तो भैया आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त वंश। क्या पढ़ रहे होंगे हम? गुप्त वंश को पढ़ रहे होंगे। और गुप्त वंश जिसका देखो टाइम पीरियड लिखा हुआ है 319 एडी से लेकर के 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक का इसका काल माना गया है। इसी को हम कहते हैं भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहते हैं। द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहलाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहने का क्या कारण है? क्योंकि इस गुप्त काल के दौरान ही भैया बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होगा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जैसे आपके यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण होगा, जो कि ज्ञान का सबसे बड़ा साधन बनकर उभरेंगी। ठीक है, और आपका बहुत सारे मंदिर जैसे कि दशावतार जैसे बड़े मंदिरों का निर्माण होगा। और इसके अलावा बहुत सारे विशेषज्ञ और बहुत सारे विद्वान इसी काल में पैदा हुए। आर्यभट्ट जैसे लोग, वराहमीर जैसे महान त्रिकोणमिति के ज्ञाता। ठीक है, और आपके आप देखेंगे मतलब अनेकों विद्वान, धन्वंतरी जैसे चिकित्सा शास्त्र के विद्वान, बहुत सारे विद्वानों का काल ये रहा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें सब कुछ बहुत बेहतरीन था, बहुत विद्वान लोगों को शरण मिली, बहुत विद्वान लोग इस समय पर पैदा हुए। और इसी समय जो शासन था वो था गुप्त वंश का। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा 240 एडी से लेकर के 240 एडी से लेकर के आपका कितना 275 से बता रहा है एक बच्चा। चलो तुम बता लो पहले। चलो, आकाश बता रहा 275 से है। चलो भाई, और एक दो बच्चे बताएंगे अभी। आकाश 275 से बता रहा है, तो भैया आकाश का है 275। एक और बच्चा है उसका है 250। और तीसरा कोई विशेषज्ञ? तीसरा कोई विशेषज्ञ हमारा भैया, मैं इंतजार कर रहा हूं, बताएंगे। चलो चलो भाई, एक ऊपर कमेंट करो, ऊपर 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 ऊपर। ये देखो, शैलेंद्र कुमार यादव कह रहे हैं सर कल क्लास में मजा नहीं आया। ये मजे लेने के लिए क्लास करता है, बताओ भाई। है, मजे लेने के लिए क्लास करता है भैया। मजे लेने के लिए तो और बहुत सारी चीजें हैं, तो मजे लेने हैं तो उनके लिए करो। क्लास में मजा कैसे आ सकता है? क्लास तो सीखने के लिए है, तो सीखने को कुछ मिल जाए वो अच्छी बात है। मजे के लिए क्लास मत किया करो यार। अब तुम मान जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें उड़ा दूंगा सबको मैं। चलो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला गुप्त वंश का कार्यकाल 319 एडी से 540 है। ये बातें मैं आपको बताऊंगा क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो शुरू करेंगे। गुप्त वंश को शुरू करते हैं भैया। गुप्त वंश के सबसे पहले बात आएगी संस्थापक किसको माना गया है। गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है आपका, किसको बोलेंगे? ये है आपका श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त को सिर्फ संस्थापक माना गया है, इसके बारे में और कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। और कुछ सिक्के प्राप्त हुए भारतीय इतिहास में, जिन सिक्कों पर श्रीगुप्तस्य लिखा हुआ था, तो उन्हीं से एक अंदाजा लगाया गया कि एक श्रीगुप्त नाम का शासक होगा। क्या होगा? श्रीगुप्त नाम का एक शासक होगा। ठीक है, जिसको हम लोग मानते हैं, तो इसका एक कार्यकाल होगा। तो जब इसके बारे में ही हमको जानकारी नहीं है, और ये संस्थापक कहते हैं कि इसका जन्म जो मतलब ये शासन इसने विस्थापित किया था, ये 275 एडी में किया गया था। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं, ना कभी एग्जाम्स में मानने हैं। एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 319 एडी एकदम सही आंसर है, क्योंकि उसी दिन गुप्त संवत चला और उसी दिन को इतिहासकार मान्य करते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी बातें हैं जिसमें सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। वो संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, संस्थापक हो गए। और श्रीगुप्त के बाद में एक आया आपका घटोत्कच। कौन? घटोत्कच शासक आया। कोई दिक्कत? ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके पढ़ने के लिए, तो मैंने बोला ये आया घटोत्कच। लेकिन घटोत्कच के बाद में जो गद्दी पर आया, ये घटोत्कच वो मत समझ लेना महाभारत वाला घटोत्कच समझ लो इसको, कभी नहीं। ठीक है, ये इसका श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था। और घटोत्कच के बाद में आया आपका चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम आया। चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है इसको? वास्तविक संस्थापक हम लोग कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक किसका? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो हम चंद्रगुप्त प्रथम को ये क्रेडिट देते हैं, क्योंकि इसी ने गुप्त वंश को, क्या बोलेंगे, गुप्त वंश की हमको पहचान कैसे हुई कि इस दिन चला? क्योंकि ये गद्दी पर बैठा 319 एडी में, और इसने सिक्के चलाए जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक हैं, जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं। ठीक है, तो ऑथेंटिक क्या है? तो ये बैठा था गद्दी पर 319 एडी में, और गद्दी पर ये रहेगा आपका 334-35 एडी तक। ठीक है, क्या बोलेंगे? 334 एडी कहना एकदम से ठीक होगा।
कब तक गद्दी पर रहता है? 319 एडी से लेकर के 334 एडी तक। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है, ये बात आपको याद रखनी है। और 319 एडी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, लिखना जिस दिन गद्दी पर बैठा, ठीक है, जिस दिन गद्दी पर बैठा उसी दिन, जिस दिन गद्दी पर बैठा उसी दिन 319 एडी में, 319 एडी में आपका क्या बोलेंगे इसको? गुप्त संवत को चलाया, गुप्त संवत को चलाया। अब देखो यहां दो चीजें आती हैं। एक तो प्रश्न आया, पहले सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। मैंने आपको कल बताया था शक संवत कब चला था, फटाफट बताएंगे। कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क गद्दी पर बैठा था। सभी लोगों का आंसर चाहूंगा, शक संवत कब चला। ठीक है, एक नाम बच्चे आपके सामने बार बार आएगा, विक्रमी संवत। क्या आता है? विक्रमी, विक्रमी संवत। क्या बोलोगे? विक्रमी संवत। और विक्रमी संवत की बात करते हैं तो इसको हमेशा आपको लिखना है 57 बीसी, 57 ईसा पूर्व। तो कभी कभी हम समझेंगे कि ये दरअसल में विक्रमादित्य नाम पर आ जाएगा, तो ये बात आपको मैं अभी 20 मिनट बाद में क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि दरअसल में ये चंद्रगुप्त ने नहीं चलाया था विक्रमी संवत को, ये उज्जैन के एक शासक ने चलाया था। तो वो क्या कंफ्यूजन होता है वो आपको बताऊंगा। शक संवत 78, 78 आधा मत लिखा करो, 78 एडी। क्या बोलोगे? 78 एडी में चला है। कब चला है? 78 एडी में चला है। कोई दिक्कत इस बात में? कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो अब आएंगे अगली बात पर। बच्चे करेक्शन कर लिया करो, मैं अपनी रिसर्च करके आप लोगों को तक पहुंचाता हूं। बच्चे बहुत मेहनत करके सच में आंकड़े जुटा करके आपसे पहुंचाता हूं। मुझे पता है येलो बुक में क्या लिखा हुआ है, करेक्ट कर लो। जो लिख दिया मैंने वो लिख दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इतनी देर में कमेंट सेक्शन में लिखते ना तो मुझे पता चल जाता, हाँ मैंने गलत लिखा, तो मैं सुधार देता। अभी सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो आप उसको करेक्ट कर ले जहां कहीं लिखा हुआ है। कभी भी ये ना समझे कि मैं किसी एक चीज के लिए जिद करूंगा, नहीं जी मैंने ये लिख दिया 319 तो मैं 319 ही मानूंगा। नहीं, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप नहीं बदल सकते, इसीलिए मैं इसको नहीं बदल रहा हूं, है ना। सिर्फ इतना मानो। 319 एडी में गुप्त संवत को इसने चलाया। विक्रमी संवत आपको पता होना चाहिए बच्चे। और ये क्या बोला मैंने? गुप्त संवत जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो चलाता है, और साथ में गद्दी पर बैठते समय ही इसने चलाया राजा रानी का सिक्का। क्या चलाया? राजा रानी का सिक्का चलाया। राजा रानी का सिक्का चलाया। ये किसके लिए चलाया था इसने? तो इसकी वाइफ थी, अपनी वाइफ की याद में चलाया था। इसकी पत्नी का नाम क्या था जिस पत्नी के लिए इसने चलाया? तो पत्नी का नाम था कुमार देवी। क्या बोलोगे? कुमार देवी की याद में चलाया था। ठीक है, इसकी वाइफ का नाम याद रख लेना, कुमार देवी। क्या चलाया? राजा रानी का सिक्का इसने चलाया था। चंद्रगुप्त के बाद में जो गद्दी पर आया, चंद्रगुप्त के बाद में गद्दी पर आया इसमें समुद्रगुप्त। ठीक है, पहले बताया मैंने दो शासक ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। कौन कौन है आपके? पहले तो बताया मैंने श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच। 319 एडी में आपका बैठा चंद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समुद्रगुप्त से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 335 एडी से लेकर के, और आपका 335 एडी से लेकर के 380 एडी तक का जो साम्राज्य है, किसका? 380 एडी तक का। ये किसको क्रेडिट देते हैं हम? समुद्रगुप्त को क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है, अब यहां एक बात समझ में आती नहीं है, ध्यान से समझना इस बात को। ध्यान से देखो भैया, वेरी गुड सर जी। 30 किलोमीटर दूर किनारे पर है। क्या बात करनी है? क्या नाम है इसका? बच्चे का नाम दिखाओ ऊपर। हाँ ऊपर करो थोड़ा सा। रागिनी गुप्ता। गुड़िया अब तो आप तो यार ऐसे लड़की है, आपसे तो नंबर भी नहीं बोल सकते हम कि लिखो। कैसे बात करोगे? टेक्निकल टीम के, इसके कॉलिंग टीम के नंबर के पास पहुंचे, कॉलिंग टीम के पास फोन करना। तो कॉलिंग टीम के पास जब फोन करोगे तो वो बात करा देंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? 335 एडी से लेकर के, 335 एडी से लेकर के और 380 तक का जो टाइम है, ये है समुद्रगुप्त का टाइम। समुद्रगुप्त को क्या क्या बोलते हैं हम? समझना, समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम दिया जाता है भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? ये हम समुद्रगुप्त को बोलते हैं। क्या बोलोगे? भारत का नेपोलियन, राजाधिराज। बहुत बढ़िया।
क्या बोलोगे? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इसकी सारी उपाधियां पूछी जाती है। जैसे कविराज किस शासक को कहा गया है, ठीक है। व्याघ्र प्रमारक किसको कहा गया है, तो लिखेंगे कविराज। भारत का नेपोलियन इसी को बोलते हैं, कविराज इसी को कहा जाता है, कविराज। और अगर हम बात करें इसकी बाकी उपाधियों में, जैसे कि परम भागवत उपाधि आती है, कौन सी? परम भागवत उपाधि आती है, जिसके नाम से इसी को जाना जाता है। परम भागवत के अलावा हम कह सकते हैं और कौन है? परम क्रमांक। क्या बोलोगे? परम क्रमांक उपाधि किसकी है? ये उपाधि भी इन्हीं की है, ठीक है। परम क्रमांक उपाधि भी इसी की है। लिच्छवी दोहित्र इसी को कहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। क्योंकि लिच्छवियों का ये कौन लगता था? देवता लगता था। लिच्छवी दोहित्र किसको कहते हैं? लिच्छवी दोहित्र इसी को कहा गया है। भारत का नेपोलियन, कविराज, परम भागवत, परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र। और कौन कौन सी उपाधि हैं इसकी? व्याघ्र पराक्रम। व्याघ्र पराक्रम उपाधि किसकी है? ये भी आपकी उपाधि है किसकी? समुद्रगुप्त की, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। इसको अंडरलाइन करके रखेंगे, भारत का नेपोलियन। किसने कहा इसको भारत का नेपोलियन? भारत का नेपोलियन कहने का कारण है, जैसे कि नेपोलियन अपनी विजय पताकाओं के लिए प्रसिद्ध था कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी अधिकतम जीतें हासिल की। उसी तरह भारत में इसने भी आपका लगभग बात करें तो 21 बड़े राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को? 21 राजाओं को हराया था। ध्यान से देखो इस बात को। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है भैया? बोलो एक बार। एक बच्चा कह रहा सर जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो आनी चाहिए यार। तो इसको भारत का नेपोलियन कहने का क्या कारण है? तो याद रख लेना, इसने 9 + 12 राजाओं को हराया था। कितने राजाओं को हराया? 9 + 12 राजाओं को हराया। 9 राजाओं की अगर हम बात करते हैं भैया, 9 राजाओं जैसे कि इसने हराया, हम कह रहे हैं कि 9 + 12 राजाओं को हराया। तो जो 9 राजा हैं इनको कहते हैं कि ये राजा तो थे आर्यव्रत के और दक्षिणाव्रत के राजा। आर्यव्रत से क्या मतलब है? उत्तर भारत। और दक्षिणाव्रत से मतलब है दक्षिण भारत के। यहां से प्रश्न कभी आपसे नहीं पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसने 9 + 12 राजाओं को हराया था। और इसको ये जो भारत का नेपोलियन कहा, किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने। ये एक इतिहासकार है, विंसेंट स्मिथ ने कहा। क्या बोलोगे? किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। और जब इतिहासकार है तो अपनी एक बुक में बोला था, और उनकी बुक का नाम क्या है? बुक का नाम था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक किताब है। तो आपसे कभी पूछा भी जा सकता, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? तो विंसेंट स्मिथ ने लिखी है। किसने लिखी है? विंसेंट स्मिथ ने लिखी है। जिस किताब में उसने क्या बताया? समुद्रगुप्त को बताया। क्या? समुद्रगुप्त को बताया। उसने क्या बोला? भारत का नेपोलियन कहा। अब बच्चे एक बात है यहाँ महत्वपूर्ण, जैसे दूसरी उपाधि पर आते हैं इसकी, कविराज। कौन सी उपाधि है दूसरी? कविराज। तो कविराज से इसको क्यों कविराज कहा गया? क्योंकि ये संगीत प्रेमी था। क्या था ये? लिखना, यह है। तो पूछा जाता है गुप्त वंश का कौन सा शासक संगीत प्रेमी था? यह है संगीत प्रेमी था, प्रेमी था। और जो इसके सिक्के मिलते हैं इसके समय के, उन सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाते दिखाया गया है, जहां से हमको ये पता चलता है कि ये कवि प्रिय था, दिखाया गया है। फिर बात आती है, इसके एक दरबारी थे, दरबारी का नाम था हरिशेन। क्या नाम था? लिखेंगे इनके दरबारी। क्यों महत्वपूर्ण बात है? क्योंकि इनसे एक अभिलेख जुड़ा हुआ है। इनके दरबारी हरिशेन थे। तो आपसे पूछा जाए हरिशेन किसके दरबारी थे? दरबारी हरिशेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा है। जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? वो है हरिशेन।
और हरिसेन किसके दरबारी कवि हैं? समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमको क्या पता चलता है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, दरअसल में अशोक का जो कौशाम्बी अभिलेख था, तो कौशाम्बी अभिलेख को उठा करके ले आया था कौन? आपका चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोलेंगे इसको, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, इस कौशाम्बी अभिलेख को उठा करके लेकर के आया था आपका समुद्रगुप्त कौशाम्बी से, और प्रयाग में इसको रखवाया गया। तो वहीं उस पर इसने इसकी विजयों का वर्णन किया। तो ये सारी विजयों का वर्णन किसके द्वारा किया गया? हरिसेन के द्वारा। इसकी तारीफ लिखी गई किसकी? समुद्रगुप्त की। और उसी पर बताया गया कि इनको, मतलब इनके बारे में जो भी जानकारी है, सबसे ज्यादा स्रोत है। अगर कोई पूछे कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो वो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। क्या बोलोगे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगली बात पर आते हैं। अगली बात क्या है? मैंने बता दिया समुद्रगुप्त। दूसरी चीज समुद्रगुप्त की क्या है? इसके पास एक संगठित नौसेना थी। इसके पास एक संगठित नौसेना थी। क्या बोलोगे? इसके पास एक संगठित नौसेना, नौसेना से मतलब है नेवी। तो गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था? गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसके पास नौसेना थी? तो क्या बोलोगे? एक अच्छी नौसेना थी किसके पास में? वो थी आपकी समुद्रगुप्त के पास में। अब चलो, अब आ जाओ थोड़ा सा मैप पर, ठीक है। यहां ध्यान से देखना। जैसे मैं आपसे अगर बात करता हूं, तो ये गुप्त जो साम्राज्य है आपका, मैंने बोला आर्यव्रत के 9 शासकों को और दक्षिणव्रत के 12 शासकों को इसने हराया। और उन शासकों को हरा करके ऐसा नहीं है इसने उसका साम्राज्य अधीन कर लिया था। इसने उनको जीत करके और ये एहसास दिला करके कि भाई हाँ, वो लोग हार चुके हैं, उनका साम्राज्य उन्हीं को वापस सौंप दिया था। क्या बोलेंगे? उन्हीं का साम्राज्य उन्हीं को वापस सौंप दिया था। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इसने मतलब साम्राज्य को अधीन नहीं किया, साम्राज्य उन्हीं को सौंपे रहा। और इनके समय पर जो मुख्य केंद्र था वो क्या हुआ करता था? मैंने बोला प्रयाग में, क्योंकि अभिलेख इसने प्रयाग में लिखवाए। तो ये वहां से कंट्रोल करते रहे, बाकी आधिपत्य नहीं किया इसने, है ना। इसने अपने साम्राज्य को बहुत अधिक नहीं बढ़ाया, लेकिन शासक बहुत अच्छा था, आप ये बात कह सकते हैं। तो इसके पास एक संगठित नौसेना थी, ये बात याद रख लेना। इसी के समय का, जैसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बताया, इसी के समय का एक है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, ये भी नोट करना। एरण अभिलेख किसके समय का है? समुद्रगुप्त के समय का है। और इससे, एरण अभिलेख से हमें क्या पता चलता है? सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है कि सती प्रथा उस समय प्रचलित थी। सती प्रथा प्रचलित थी। ये कौन सी बात बताता है हमें? कौन सा अभिलेख बताता है? ये अभिलेख बताता है एरण अभिलेख। इसको एक शासक था गुप्त वंश का ही, नाम था भानुगुप्त। भानुगुप्त ने जारी कराया था। बाद में आएगा ये शासक, जारी कराया। तो ये अभिलेख आया, इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं एक साथ अभिलेख। सती प्रथा क्या थी? बहुत सारा बच्चा सोचता है। तो बच्चे पहले क्या होता था, जैसे आज के टाइम में ये है कि आप निकल लिए मान के चलो, और आपकी वाइफ को जिंदा थोड़ी जलाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था, पति के मरने पर पत्नी को भी उसकी चिता पर जिंदे बिठा दिया जाता था। इसी को कहते थे सती होना। क्या बोलते थे? सती होना, इसी को कहा जाता था। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चे, भारत का नेपोलियन, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उसको कहना चाहिए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट पाद का, एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लेकिन आप याद रख लेना बच्चे, किसी की जब आपका विदेशी इतिहासकार है तो वो किसको आधार बना करके लिखेगा? विदेशी इतिहासकार, नया इतिहासकार है, तो उसने तुलना किससे कर दी? उसने तो आधुनिक समय को देखते हुए नेपोलियन बोनापार्ट से उसकी तुलना कर दी, और वो भारत में है। तो भारत का क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोला गया। ठीक है, चलो। समुद्रगुप्त भी समझोगे आप आगे आते आते, कौन है समुद्रगुप्त। यहां तक कोई दिक्कत? भारत का समुद्रगुप्त। एरण अभिलेख सती प्रथा प्रचलित थी, इसके बारे में जानकारी देता है। तो ये किससे संबंध रखता है? एरण अभिलेख ये गुप्त वंश से संबंध रखता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर आपसे बच्चे भाषा का पूछा जाए, इस समय भाषा कौन सी प्रचलित हो चुकी थी? भाषा इस समय संस्कृत का प्रचलन था। जैसे मैंने बताया ना, पहले तो प्राकृत थी, पहले तो प्राकृत भाषा थी, लेकिन अभी राजवंशों में, अगले राजवंशों में क्या हुआ कि भाषा संस्कृत की तरफ हम लोग बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है गुरुजी,
बारूद का प्रयोग कब हुआ, बारूद का प्रयोग भी सीखोगे, बारूद का प्रयोग भी आएगा। अरे इतनी फुर्ती में क्यों हो, गोला बारूद पे पहुंच गए एकदम से है। चलो यहां बात समझ रहे हैं। तो ये एक बार रिपीट करेंगे फटाफट क्रम से, जो जो राजा मैंने आपको बताए उन राजाओं के नाम लिखेंगे। जल्दी से बताओ, पहले बताया मैंने आपको किसको, श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। फिर घटोत्कच, घटोत्कच के बाद में 319 एडी पर, फटाफट से अपने दिमाग में रिकॉल करो एक बार, 319 एडी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी, चंद्रगुप्त सॉरी प्रथम गद्दी पर बैठता है और उसी दिन चलाता है गुप्त संवत को। किसको चलाता है, गुप्त संवत को उसी दिन चलाता है। ठीक है, राजा रानी का सिक्का चलाया उसकी पत्नी कुमार देवी की याद में, और 319 एडी से 334 एडी तक सक्रिय रहा गद्दी पर। ठीक है, इसके बाद में समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 380 तक, जिसको हम क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा, विंसेंट स्मिथ ने। किस बुक में कहा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक में कहा। ठीक है, कविराज, परम क्रमांक, व्याघ्र आपका व्याघ्र क्या बोलेंगे, व्याघ्र पराक्रम की जो आपकी संज्ञा दी गई वो किसको दी गई, वो दी गई आपकी समुद्रगुप्त को। ठीक है, यहां तक की बात में 9+12 राजाओं को उसने हराया और उनका साम्राज्य भी उनको उसने वापस सौंप दिया था। सिक्का क्या बोला, उसको वीणा बजाने का उसको शौक था, इसीलिए कवि प्रिया भी हम उसको बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कर रहे थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी उसका दरबारी हरिशेन। हरिशेन ने क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत है ना। इतनी बात हम कर रहे थे, बहुत बढ़िया। फाइयान किसके दरबार में आया था, फाइयान आएगा भैया, आगे आएगा, आगे आएगा मेरे दोस्त, आगे आएगा। फाइयान आएगा जब चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा, आगे आगे मत भागो, अभी आएंगे। तो समुद्रगुप्त के बाद में गद्दी पर कौन है, तो यहाँ मतलब गुप्त वंश यहाँ तक बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि आप कहोगे जी आप तो गोल्डन टाइम बता रहे थे, ऐसा क्या गोल्डन हुआ इनके इस टाइम तक, तो इस टाइम तक कुछ गोल्डन नहीं हुआ, गोल्डन होने का टाइम अब आएगा। ठीक है, तो वो कब तक था आपका, 380 तक। और 380 के बाद में इस जो समुद्रगुप्त था इसके 2 पुत्र हुए। समुद्रगुप्त के कितने हुए, 2 पुत्र हुए। 2 पुत्रों में से एक कौन है, एक तो है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, और दूसरा कौन है, दूसरा पुत्र था इसका, दूसरे पुत्र का नाम था रामगुप्त। कौन है, रामगुप्त। कमजोर शासक है, लिखना इस बात को पॉइंट बना करके, कमजोर शासक। तो याद रखना कभी भी एकदम से समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय आएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय आया गद्दी पर आपका 380 एडी से लेकर के 414 एडी तक ये रहा, 414 एडी तक रहा। लेकिन बच्चे कब ये मत सोचना डायरेक्ट इसके बाद ये आया, समुद्रगुप्त के बाद में उसका उत्तराधिकारी बना था रामगुप्त। क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त के बाद में, ध्यान से देखेंगे, समुद्रगुप्त के बाद में उत्तराधिकारी कौन हुआ, कभी भी पूछा जाएगा कौन बोलेंगे, तो उत्तराधिकारी हुआ रामगुप्त। 2 बेटे हैं उसके, लेकिन ये उत्तराधिकारी जो बना है ये कैसा है, कमजोर शासक है। इसी की वाइफ का नाम है, इसी की वाइफ थी ध्रुव देवी, जिसकी इतिहास में एक कहानी है ध्रुव देवी। आप हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है, आप पढ़ोगे हिंदी साहित्य में, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है एक नाटक। तो वो किस चीज के लिए, इसी ध्रुव देवी के ऊपर है ना। चलो भाई, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत लिखा है इसके गुप्त वंश के ऊपर। तो ये ध्रुव देवी क्या है, और इधर शक शासक थे, शकों का साम्राज्य था। ठीक है, तो जो ये शक शासक भारत में राज कर रहे थे, तो इस समय शकों का एक राजा बड़ा प्रतापी शासक था, शकों का राजा था एक इनके समय पर ही, रुद्र तृतीय। समझना, रुद्र तृतीय जो है ये मजबूत है, यानी कि प्रतापी शासक से मतलब ही हो गया ना, मजबूत शासक था। तो इसको पता चलता है कि ये जो ध्रुव देवी है ये बहुत सुंदर थी। आप कहोगे जी फिर ऐसे ही बता रहे हो आप, बहुत सुंदर थी, तो मैं कैसे पता है, देखो ध्यान से। आकाश जी, राजधानी उज्जैन थी ना भैया, हाँ बच्चे 2 राजधानी में आपको गुप्त वंश में, देखो अभी मैं सैनेरियो बता रहा हूँ सिर्फ, इसकी गुप्त काल की विशेषताएं और उपलब्धियां जैसे मैं बताता हूं बाद में वो बताऊंगा, है ना। राजधानी इनकी 2 थी, पाटलिपुत्र भी राजधानी थी और इनकी राजधानी उज्जैनी भी थी। सबके बारे में बात करेंगे, अभी बस जस्ट सेनेरियो दे रहा हूं मैं आपको, एक धीरे धीरे समझते चले जाओगे। क्या बोलोगे इसको, तो मैंने बोला इसके उत्तराधिकारी कौन बने, रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी थी कौन, ध्रुव देवी।
तो ध्रुव देवी बहुत सुंदर थी और शकों के राजा रुद्र तृतीय का दिल इस पर आ जाता है, और दिल इस पर आ जाता है तो दिमाग से काम लेकर के ये बोलता है रामगुप्त से। किससे बोलता है? रुद्र तृतीय रामगुप्त से बोलता है। कहता है कि ये मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा, या तो हमले से बचना चाहते हो तो अपनी पत्नी मुझे दे दो, है ना। पत्नी को मांग रहा जैसे कोई गिफ्ट हो, है ना, कोई गुलाब का फूल हो कि पत्नी दे दो। अब रामगुप्त ने सोची, इन्होंने कहा ओए ऐसे कैसे बोल रहा भाई, है रुद्र तृतीय तेरी हिम्मत कैसे हुई? इसमें कही हिम्मत तो फिर युद्ध के मैदान में मिल लियो कल को, है ना, ऐसे तो कहते हैं। मतलब ऐसा कुछ बोला होगा उसने, दूत भेज करके बोला होगा कि अपनी पत्नी, या तो पत्नी को भेज दो भैया, या तो पत्नी दे दो या साम्राज्य दे दो। रामगुप्त को पता अगर साम्राज्य चला गया तो फिर पत्नी कहाँ रहेगी, है ना, पत्नी तो फिर भी चली जाएगी, साम्राज्य। तो उसने सोचा चलो भाई शादी वादी तो दूसरी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना, राजा तो बना रहे। इसने कही भैया ले जाओ ध्रुव देवी को, है ना। तो ध्रुव देवी को देने को तैयार हो गया था। आबरू देने को, इज्जत देने को जो तैयार हो जाए तो वो कमजोर शासक है। लेकिन ध्रुव देवी जो है, इस ध्रुव देवी का चक्कर था किससे? चंद्रगुप्त सेकंड से। इसका चक्कर किससे था? चक्कर था इसका रामगुप्त, लिख मत लेना नोट्स में, चक्कर लिख लो कभी। मतलब इसका चक्कर था चंद्रगुप्त द्वितीय से, मतलब देवर है ना इसका, ये देवर से इसका चक्कर था। रामगुप्त का छोटा भाई है ये, दो पुत्र है ना ये बड़ा भाई है। रामगुप्त बड़ा उत्तराधिकारी इसीलिए तो हुआ था, ये बड़ा था। तो इसका चक्कर किससे है? इसका चक्कर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। इसने चंद्रगुप्त से रात को कही कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भैया तो मुझे अब रुद्र थर्ड जो है उसको देने वाले हैं। उसने कही अच्छा ऐसी बात है, तो क्या कहते हैं इसमें, इसने रात को तो इसके पेट में चाकू मार दिया, रात को तो इसकी हत्या कर दी रामगुप्त की। किसने? छोटे भाई ने, ठीक है, भाभी कह लो अब या कह लो, मतलब प्रेमिका ही इसकी है मानो। प्रेमिका के चक्कर में इसको मार दिया रामगुप्त को। और फिर अगले दिन युद्ध किया था किससे? रुद्र तृतीय से। वो युद्ध करने के लिए कह रहा था ना, उससे मना कर दिया, भाई ध्रुव देवी नहीं मिलती तुझे, तो इज्जत बचा ली इसने, ये समझो। ध्रुव देवी नहीं मिलती और युद्ध हुआ और शकों को हरा दिया था इसने, शकों को हरा दिया था, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, चंद्रगुप्त सेकंड को, ध्यान से समझना, सकारी की उपाधि मिली इसको। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कौन कौन सी है? उपाधि इसकी, एक तो इसको उपाधि मिली है सकारी की उपाधि। क्या कहा गया है इसको? सकारी, क्योंकि इसने शकों को हराया। क्या बोलोगे? इसने शकों को हराया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अरे जेठ कैसा लग जाएगा, छोटा भाई जेठ लगता, इसकी इनका ब्लड रिलेशन करा हुआ है यार। अरे वो उसके पति का छोटा भाई है, बड़ा भाई तो रामगुप्त था, तो देवर ही तो लगेगा वो। चंद्रगुप्त ध्रुव देवी का देवर था ये। अब छोड़ो ना उस बात को, जब दोनों के बीच में प्यार हो गया तो। उपाधि कौन है? उपाधि इसकी सकारी, क्योंकि इसने क्या किया भैया, मैंने बताया आपको, इसने शकों को हराया, शकों को। विक्रमांक किसको कहा गया है? विक्रमांक किसको कहा गया है? तो विक्रमांक कहा गया है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की? अब यहां से एक बात समझो, परम भागवत उपाधि दोनों ने धारण की थी, समुद्रगुप्त ने भी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी। तो अगर ऑप्शन में आए तो किसको लगाना है भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय को लगाना है ना। परम भागवत उपाधि, परम भागवत नाम से सबसे ज्यादा जो प्रचलित था वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो परम भागवत उपाधि किसको, क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी परम भागवत उपाधि, ये याद रख लेना। और अगर क्रम में बात करते हैं तो ये कौन सा था आपका? 14वां विक्रमादित्य। क्या बोलेंगे इसको? 14वां विक्रमादित्य, नहीं सॉरी, 14वां विक्रमादित्य कैसे बोल देंगे, सॉरी मैं बोल रहा हूं आपसे कुल, जैसे कि कुल 14 विक्रमादित्य हुए, अभी समझाता हूं इसको। 14वां विक्रमादित्य तो आपका हेमचंद्र होगा, दिल्ली की गद्दी पर हेमू। यहां देखो कुल 14 विक्रमादित्य हुए, कुल 14 विक्रमादित्य हुए, जिनमें से एक विक्रमादित्य, एक विक्रमादित्य ये भी है, ठीक है, एक विक्रमादित्य ये भी है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 14 विक्रमादित्य। मतलब इसको बात को आपको समझना होगा कि विक्रमादित्य किसी आदमी का नाम नहीं है, विक्रमादित्य एक उपाधि है। क्या है विक्रमादित्य? एक उपाधि है। तो कभी कभी जो मैं आपको बात बता रहा था ना, वो 57 BC वाली, 57 BC विक्रमी संवत, उसको समझना।
जो विक्रमी संवत चला, मैंने आपको बताया एक चीज, तो विक्रमी संवत हम लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य ने चलाया, बिल्कुल ठीक बात है, विक्रमादित्य ने चलाया। 57 बीसी में चला, ये भी ठीक बात है। लेकिन भैया एक बात समझनी होगी, ये इस विक्रमादित्य ने नहीं चलाया, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसने नहीं चलाया। ये किसने चलाया था? उज्जैन के एक शासक हुए, ठीक है। और उन्होंने क्यों चलाया था? क्योंकि उन्होंने भी शकों को हराया था, इसीलिए सारा कंफ्यूजन इतिहास में हो जाता है। क्या बोलोगे? विक्रमी संवत जो चलाया था वो उज्जैन के एक स्थानीय शासक थे, उन्होंने चलाया था। उनके पास भी उपाधि थी विक्रमादित्य की। तो इसी तरह क्या बोलेंगे? बिल्कुल भाभी माँ समान होती है, बड़ी भाभी माँ समान होती है, बिल्कुल ठीक बात है, होना भी चाहिए। लेकिन भैया राजाओं में ऐसा नहीं होता। राजाओं को तुमने देखा होगा, इनको तो साम्राज्य विस्तार की पड़ी रहती थी, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये विक्रमादित्य कहलाया, और इसी का जो समय है, इसी की वजह से हम इसको बोलेंगे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त वंश किसके समय पर बना? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर बना था, ठीक है। चलो, हाँ ये बेताल वाला ही विक्रमादित्य है, अभी आएगा थोड़ी देर में। बेताल को बुलाएंगे। बेताल देखोगे, बेताल कैसा होता है? चलो यहाँ आ जाओ। तो मैंने बोला उपाधि इसकी सकारी है। विक्रमांक इसको कहा जाता है, परम भागवत इसको कहते हैं। भारतीय इतिहास में कुल कितने? 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिनमें से एक कौन सा है आपका? एक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आगे अगली बात पर, दरबार में इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। जैसे अकबर के दरबार में आएंगे ना, अकबर के दरबार में, इसके दरबार में भी कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न रहते थे। पूछा गया क्वेश्चन है कमीशन के द्वारा, भारतीय इतिहास का वह शासक कौन है जिसके दरबार में अकबर की तरह 9 रत्न रहते थे? तो नवरत्न किसके दरबार में होते हैं? ठीक है। विक्रम संवत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण नहीं है भैया, पहले विक्रमी संवत, जब तक भारत सरकार ने शक संवत को नहीं अपनाया, उससे पहले भारत सरकार, उससे पहले विक्रमी संवत को हम लोग अपनाते थे, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। वो 78 है, ये 57 है, दोनों को जोड़ दो। वो ईसवी में है, और वो आपका 57 ईसा पूर्व में, दोनों को जोड़ोगे 135 वर्ष आएगा, है ना। 135 वर्षों का अंतर है। चलो आगे चलो। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। नंबर 1 कालिदास, सबसे इंपोर्टेंट। कालिदास को क्या बोलते हैं भैया, बोलो? कालिदास की उपाधि क्या है? भारत का शेक्सपियर बोलते हैं इनको। कालिदास को क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर। शेक्सपियर, शेक्सपियर लेखक है ब्रिटेन के, बहुत अच्छे, जिसने जो रोमियो जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो, ठीक है, द किंग लियर, जूलियस सीजर जैसी किताबें जिसने लिखी हैं, तो वो शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को। और कालिदास ने कौन कौन सी ऐसी रचनाएं कर दी, देखेंगे। कालिदास की पहली रचना का नाम है मेघदूत। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको इनके बारे में बताता चलूंगा, सुनते रहना, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहली रचना कौन सी है? मेघदूत, ठीक है। मेघदूत में क्या है कि मेघदूत में इन्होंने एक कहानी बताई है। जो राजा था आपका कुबेर, राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा करता था। भगवान शिव की पूजा करता था तो 100 मंत्र बोला करता, और 100 मंत्र बोलते समय वो मंगाता था अपने 100 कमल। नवीन इसको ऑन कर दो, एलईडी को। 100 कमल मंगाता था, तो उसके यहाँ जो ड्यूटी करता था यक्ष, वो लेकर के आता था उसको 100 कमल। अब 100 कमल लेकर के आता। वो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे कुबेर पूजा कर रहे थे भगवान शिव जी की, बड़े भक्त थे, तो 99 कमल रह गए और एक कमल छूट गया। एक कमल, उन्होंने पूछा यक्ष से, एक कमल कहाँ है? तो उसने बताया जी एक कमल, उसकी दरअसल में यक्ष की नई नई शादी हुई थी, कहते ना नई नई बहुरिया आई थी उसकी, तो नई नई बहू उसकी आई भैया। उसने कही जी मेरी जो वाइफ है आज बड़ी सुंदर लग रही थी, जब नहा के मैंने उसे सुबह सुबह देखा तो जी एक कमल गलती से मैंने उसके बालों में लगा दिया, माफ कर दो। बोला अच्छा, एक तो तपस्या तोड़वा दी बीच में से, और पत्नी के बहू के चक्कर में आ रहा है, पत्नी के चक्कर में आ रहा, तो उसको कहते हैं, उसको दूर भेज दिया कहीं पर्वतों पर। तो सरभुजा के पर्वतों पर उसने फिर क्या किया था, उसने अपनी पत्नी की जब याद आई तो रोया, चिल्लाया, और फिर उसने चिल्ला चिल्ला करके बात करने लगा। बाद में उसने कि मेरी पत्नी तक मैं कैसे बात पहुंचाऊं, बिछड़ चुका था पत्नी से, तो उसने भैया पत्र लिखे थे। किसको पत्र लिखे? किसको पत्र लिख दिए, बोलेंगे?
क्या बोलेंगे उसको? तो फिर ये बोलने लगा कि भैया तो वो पत्र जो पहुंचाए आपके, पत्र किसके द्वारा पहुंचाए गए? पत्र आपके मेघ के द्वारा पहुंचाए गए। तो मेघ ने उसमें दूत का काम किया, इसलिए उसको बोलते हैं रचना को मेघदूत रचना। ठीक है। रघुवंशम, ये सभी पूछे जाते हैं रघुवंशम रचना किसकी है, रघुवंशम रचना किसकी है? तो रघुवंशम में क्या किया है इन्होंने? 29 राजाओं के बारे में बताया है। किसके बारे में? 29 राजाओं के बारे में बताया है। ये 29 राजा कौन है? तो जैसे आप भगवान श्री राम की वंशावली को देखते हैं तो रघुकुल कहा जाता है उनको, रघुकुल रीत सदा चली आई। तो राजा दिलीप से लेकर के, राजा दिलीप से लेकर के भगवान राम का वंश शुरू हुआ था। कहाँ से बोलेंगे? जैसे राजा दिलीप से शुरू होकर के, दिलीप थे, फिर रघु हुए, राजा रघु हुए थे इसमें, है ना। रघु के बाद में फिर राजा हुए थे अज, अज के बाद में फिर दशरथ हुए थे, दशरथ के बाद में आपके फिर राम हुए, भगवान श्री राम, और श्री राम के बाद में कुश हुए। तो ऐसी 29 राजा जो रघुवंश के हैं। किसके? रघुवंश के। तो भगवान श्री राम का जो वंश शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? वो दिलीप से शुरू होकर के, और भगवान राम के बाद में दिलीप रघु ये होते हुए, तो रघुवंशम में वही 29 राजाओं के बारे में बताया गया है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, एक तीसरा लिखा इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या लिख लेंगे? अभिज्ञान शाकुंतलम रचना इन्हीं की है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? आपका पहला अनुवादित नाटक है। क्या बोलेंगे? भारत का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसको किसी भाषा में सबसे पहले अनुवादित किया गया? तो अंग्रेजी भाषा में। तो लिख लेना, पहला अनुवादित, अनुवादित मतलब ट्रांसलेट किया गया हो जिसको। संस्कृत में था, संस्कृत के बाद उसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा ग्रंथ है बच्चे जो दुनिया की ज्यादातर भाषाओं में ट्रांसलेट आज के समय में हो चुका है। ठीक है, चलो आगे आएंगे। पहला अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करते हैं। पहला अनुवादित ग्रंथ कौन सा है? पहला ट्रांसलेटेड, पहला अनुवादित ग्रंथ कौन सा है आपका? क्या बोलेंगे? वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इसमें कौन कौन है, किस किस की कहानी थी? दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत नाम सुना है ना आपने? दुष्यंत और शकुंतला। तो दुष्यंत, यस और नो में बताओ मुझको। एक थी दुष्यंत शासक था, दुष्यंत राजा, महाभारत में भी दिखाया गया, इनकी पीढ़ी में सबसे पहले है दुष्यंत। और आपका एक थी शकुंतला। शकुंतला ये थी जो अप्सरा थी, अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा, मेनका की बेटी थी ये। तो स्वर्ग की जो अप्सरा थी, मेनका की पुत्री थी, है ना। और इधर ये थे आपके राजा, क्या बोलेंगे? दुष्यंत। तो दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा को इसमें बताया गया है। और दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र था भरत, जिनके नाम पर हमारा देश भारत का नाम पड़ा है। भारत का नाम किसके नाम पर है? भरत पर। और भरत वो नाम जो है वो किसका पुत्र है? वो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। और उसी के ऊपर क्या ग्रंथ लिखा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक है विक्रमोर वर्षियम। क्या बोलेंगे? विक्रमो वर्षियम। विक्रमोर वर्षियम का मतलब है इसमें एक आपकी प्रेम कहानी है। इसमें भी मतलब आप कहोगे जी कैसे कालिदास ने प्रेम कहानी लिखी है? तो एक था राजा पुरूरवा, और उस स्वर्ग की सुंदरी थी, स्वर्ग की सुंदरी उर्वशी। तो राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी बताई गई है किसमें? विक्रमोर वर्षियम में बताई गई है। और इन्हीं ने लिखा था आपका मालविकाग्निमित्र। ये तो मैं बता चुका आपको अग्निमित्र के समय भी। मालविकाग्निमित्र को किसने लिखा? मालविकाग्निमित्रम भी बोलते हैं। तो कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास ने लिखा था। और छठा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुमार संभवम। क्या बोलेंगे? कुमार संभवम को इन्होंने लिखा, कुमार संभवम लिखा। तो 6 प्रमुख ग्रंथ हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि इन 6 की रचना किसने की है? कालिदास ने। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहते थे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति कौन है इनके दरबार में? दूसरा व्यक्ति है इनके दरबार में वराह मिहिर। वराह मिहिर त्रिकोणमिति के ज्ञाता हैं, महान गणितज्ञ हैं भारत के। तो वराह मिहिर, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ जीएस के पोर्शन में भी, कि ये जो मेहरौली जगह है ना दिल्ली में जहाँ कुतुब मीनार है, तो ये मेहरौली दरअसल में मिहिर की हवेली थी। और इसी मिहिर नामक जो आपके ये गणित शास्त्री थे, इनको दी थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, मिहिर की हवेली। जो धीरे धीरे हम उसको बोलते 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 हमने क्या बोल दिया? मिहिर की हवेली को मिहिर की हवेली, मिहिर की हवेली से हम लोगों ने मेहरौली से बना दिया। क्या बोलेंगे?
मेहरौली बना दिया। गुरुजी एक बार फोटो दिखा दो ताकि याद हो जाए। अरे भैया, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय फोटो याद हो रहा, मूंछ में पुराने मुकुट में फोटो आएगा, सारे राजाओं के एक जैसे फोटो हैं। ये कोई ऐसे हैं इनकी तरह इंदिरा गांधी या मार्टिन लूथर किंग की तरह फोटो है इनके? पागल। कह रहे जी ऐसे याद हो जाएंगे फोटो से। चलो यहां से आएंगे तो वराहमिहिर कौन थे? ये गणितज्ञ थे महान, और इनकी भैया 3 पुस्तकें हैं। क्या बोलेंगे? इनकी 3 किताबें हैं, तीनों की तीनों प्रमुख है। त्रिकोणमिति के लिए इनको जाना जाता है। एक पुस्तक तो थी इनकी व्रत संहिता। क्या बोलेंगे? व्रत संहिता बुक इन्होंने लिखी। दूसरी बुक थी इनकी पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका बुक इन्होंने लिखी। पंच सिद्धांतिका बुक इन्होंने लिखी। और तीसरी इनकी बुक का नाम था, तीसरी बुक थी इनकी ब्रज जातक। क्या बोलेंगे? व्रज जातक बुक इन्होंने लिखी। ये 3 पुस्तकें हैं, तीनों पुस्तक आपको याद रखनी है। तो महान गणितज्ञ वराहमिहिर किसके दरबार में रहते थे? क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये दूसरे इनके दरबारी थे। तीसरे की बात करते हैं भैया, तीसरे दरबारी कौन थे इनके? तीसरे प्रमुख दरबारी का नाम आता है इनके का जैसे कि शंकु था एक, शंकु। शंकु कौन था? ये डिजाइनर था। जैसे आप बोलते हैं वास्तुकार था ये। क्या बोलेंगे? वास्तुकार, जो भवन निर्माण आदि के बारे में जानता है कि जी, कहता नहीं है कोई कोई कि बाथरूम इस दिशा में होना चाहिए, सीढ़ी इस दिशा में होनी चाहिए, तो ऐसे वास्तुकार। भाई ध्रुव देवी का फोटो मांग रहे हैं, ध्रुव देवी का फोटो नहीं है भैया। ठीक है, आगे चलो। सर जी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तुम तो भाई बड़े फास्ट बच्चे हो, तुम इतने होशियार हो तो पढ़ते क्यों हैं? अभी आएगा बच्चे, नालंदा आगे आएगा। कुमारगुप्तन, आगे पढ़ोगे आप। सर जी आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते। रतन का क्या मतलब होता है? ये बच्चे ने पूछा, राहुल ने। ठीक, रतन बच्चे बोलते हैं मोती को। जैसे मोती कहीं भी पड़ा हो वो अलग ही चमकता है, ऐसे ही रतन का मतलब होता है वैल्यूएबल पर्सन थे इनके। 9 वैल्यूएबल पर्सन है ना, जो ज्ञानी लोग थे, उनको बोलते हैं हम रत्न, रत्न कहते हैं। चलो भाई, तनु बाबू लव यू, ये सुशील कुमार कह रहे तनु बाबू लव यू। चलो भाई, इनको प्यार दे दो, इनका नाम नोट कर लो, कोर्स ब्लॉक कर दो इनका, है ना, अभी तुरंत। चलो, शंकु कौन है? ये है वास्तुकार। ऐसी भैया चौथा था छपणक। छपणक किसके दरबार में था? इन्हीं के दरबार में था। छपणक से पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छपणक का संबंध किस विषय से था? तो ज्योतिष से इनका संबंध था। बाकी के नाम याद कर लो, जैसे कि अमर सिंह था एक, अमर सिंह। क्या बोलेंगे? अमर सिंह था। एक था आपका घटकरपर। क्या बोलोगे? घटकरपर था, घटकरपर। 7वें थे आपके धनवंतरी। क्या बोलोगे? धनवंतरी। चलो भाई, धनवंतरी। देखो भारत के इतिहास में 3 धनवंतरी हुए। 8वें थे आपके शंकु, छपणक, अमर सिंह, घटकरपर। वर रुचि, वर रुचि, एक और छुट गए भाई कोई से, वर रुचि। और 9वें क्या हो जाए? हाँ, बेताल भी तो रहेगा, बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। चलो बोलो फटाफट। यहां से आएंगे सर जी मेहरौली का स्तंभ लेख। हाँ बच्चे आएंगे, सब कुछ आएगा मेरे लाल, मेरे प्यारे। बोलो मत कुछ भी, ये लिखो, नोट करो और पढ़ते रहो। मैं बताऊंगा मेहरौली का स्तंभ लेख पर क्या लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र लिखा हुआ है, लोहे का बना हुआ है, कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है? चलो करेंगे बात, करेंगे करेंगे करेंगे। क्या बोलेंगे? अमर सिंह हो गए, घटकरपर हो गए। धनवंतरी को याद कर लो, एक तो ये कौन था? ये चिकित्सक था। धनवंतरी कौन था? ये चिकित्सक था। देखो भारत के इतिहास में धनवंतरी हुए हैं। एक धनवंतरी थे देवताओं के धनवंतरी। धनवंतरी शब्द अब तो हम डॉक्टर को ही बोल देते हैं। तो धनवंतरी कौन है? एक तो वो धनवंतरी है जिनकी याद में आप दीपावली से पहले बर्तन खरीद कर लेकर आते हो, धनतेरस मनाते हो, तो वो देवताओं के वैद्य थे एक। लेकिन एक वैद्य कौन से रहे? वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे, चिकित्सक थे, जिनको हम कहते हैं धनवंतरी। ये जैसे कि बेताल भट्ट की बात करूँ, ये जादूगर था। भट्ट का मतलब होता पंडित, उपाधि होती थी भट्ट। भट्ट का मतलब क्या? पंडित एक उपाधि थी। तो ऐसा व्यक्ति जो भूत पिचासों को कंट्रोल कर सकता था, तो ऐसा ही एक था बेताल भट्ट जो जादूगर था। कौन था? बेताल भट्ट एक जादूगर था, ये याद रख लेना। घटकरपर था इसका मुख्य सलाहकार। कौन था ये? मुख्य सलाहकार कौन था? ये था घटकरपर। ठीक है, अमर सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, और इनकी बात छोड़ देंगे आप लोग। यहां बच्चे फिर बात आती है इसी गुप्त काल में,
नौरत्न तो नहीं है, लेकिन इसी गुप्त काल के अंतिम समय में आर्यभट्ट भी हुए। तो ये बात हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण लोग जो हुए हैं गुप्त वंश में हुए। आर्यभट्ट हुए आपके, ठीक है। जैसे आर्यभट्ट ने क्या दिया था, सूर्य सिद्धांत दिया था। सूर्य सिद्धांत जो इन्होंने बुक दी, या जिसको हम आर्यभट्टियम पुस्तक कहते हैं, क्या बोलते हैं, आर्यभट्टियम बुक भी कहते हैं, जिसको हम आर्यभट्टियम पुस्तक। इस पुस्तक से बच्चा हमें सब कुछ पता चला, पृथ्वी की त्रिज्या से लेकर के, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, जानते हो ना आप, पृथ्वी की त्रिज्या की वो लगभग गोलाब, ऑब्लेट स्प्राइड उसकी आकृति है। पृथ्वी गोल नहीं है, ना वो अंडाकार है, ना वो आपका क्या बोलेंगे उसको, चपटी है, उसको क्या बोलते हैं कि वो लगभग गोलाब है। जो उसका सही नाम है वो है ऑब्लेट स्प्राइड, यानी कि जो रेडियस है वो बराबर नहीं है दोनों तरफ से। तो ये किसने बता दिया सबसे पहले, ये सबसे पहले बताया था किसने, आर्यभट्ट ने। पाई के मान से लेकर के शून्य की खोज तक, वर्गमूल घनमूल की विधि, जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप निकालते हैं, वो सभी विधियां किसने दी, आर्यभट्टियम पुस्तक में आर्यभट्ट ने दी हैं। तो लिख लेना इसमें सब कुछ, ठीक है। शून्य पाई, शून्य पाई हो गया आपका, अंडर रूट हो गया आपका, क्यूब रूट हो गया, ठीक है। और आपका इसमें बोल सकते हैं पृथ्वी की त्रिज्या आदि के मान किसने दिए थे, पृथ्वी की त्रिज्या। और ग्रह गति करते हैं, जैसे कि आप पढ़ते होंगे उसमें, ज्योग्राफी में आपने पढ़े होंगे कैपलर के गति के नियम, या साइंस में पढ़ेंगे आप कि किसी भी ग्रह के चारों तरफ जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या के या उस ग्रह की त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। तो कैपलर के जो गति के नियम है, दरअसल में वो कैपलर से पहले हम कहते हैं सौरमंडल को कोपरनिकस ने खोजा था। तो कोपरनिकस और कैपलर से कहीं पहले उन सब चीज़ों के बारे में इक्वेशंस और अवधारणा किसने दे दी थी, हमारे आर्यभट्ट ने दे दी थी, ठीक है, कि ग्रह जो है वो सूर्य की गति करते हैं। लेकिन खोज कब हो पाई, जब गैलीलियो ने दूरबीन बना करके साबित कर दिया कि हाँ करते। लेकिन इन्होंने दरअसल में साबित नहीं किया, इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी। कैसे दी, बिना उपकरण के, ये वो बात जानते होंगे, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। मैक्सिमम बुक्स आपकी बच्चा ये संस्कृत में है, मैक्सिमम बुक संस्कृत में है। तो क्या बोला मैंने, एक तो आर्यभट्ट हुए, आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी उन्होंने। एक हुए आपके वात्स्यायन, कौन हुए, वात्स्यायन। और वात्स्यायन ने लिखा था आपका कामसूत्र को, किसको लिखा था, कामसूत्र बुक को लिखा। कामसूत्र बुक मतलब आप पति और पत्नी प्रेम के बारे में, कि पति और पत्नी प्रेम की अवस्थाओं के बारे में बताया किसने, वो वात्स्यायन ने। तो इन्होंने लिखा कामसूत्र को। ऐसी हुआ एक शूद्रक, शूद्रक ने क्या लिखा, मृच्छ कटिकम को लिखा, मृच्छ कटिकम को लिख दिया। तो ये जो बुक हैं, इनके जो लेखक हैं वो कौन है, तो ये कब लिखी गई हैं, ये गुप्त वंश में लिखी गई हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बुक्स है बच्चे। तो इसीलिए ये अभी सिर्फ हम पुस्तकों की बात कर रहे हैं, मंदिर निर्माण शैली आपकी आएगी आगे, हम उसको पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वेरी गुड सर। अंतिम शासक थे क्या ये, अंतिम नहीं है बच्चे, अभी तो बहुत सारे शासक आएंगे, अभी गुप्त वंश बस चला है ना, कोई दिक्कत, आराम से आगे चलो। क्या बोलेंगे, मैंने बताया इनके दरबार में नौरत्न रहते थे, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। अब बात आएगी फाहियान। फाहियान किसके समय पर आया, फाहियान देखो भारत में कब से कब तक रहा फाहियान। फाहियान आया आपका 399 से 414 तक। तो 15 वर्ष, कितने वर्ष हुए ये, 15 वर्ष फाहियान तक भारत में रहा। और किसके समय पर आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया, भारत में रहा। कहाँ से आया जी ये, कहाँ से आया, चीन से आया था। कहाँ से आया था, चीन से आया था। प्रथम चीनी यात्री भी इसको कहा जाता है, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री, ठीक है। प्रथम चीनी यात्री का क्रेडिट इसको हम देते हैं। इसकी जो बुक है फाइयान की, इसकी बुक का क्या नाम है, फाक्योकी। क्या बोलोगे, फाक्योकी बुक किसकी है, ये आपकी फाइयान की बुक है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में। और जितने भी चीनी लेखक हैं, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, चीनी लेखक भारतीयों को क्या कहते थे, जैसे हम तो इंडियन कहेंगे या भारतीय कहेंगे, चीनी लेखक लिखना, भारतीयों को यिंतु कहते थे, भारतीयों को यिंतु, भारतीयों को क्या कहते थे, यिंतु कहते थे, यिंतु कहते थे।
चीनी लेखक भारतीयों को क्या कह करके पुकारते हैं अपने ग्रंथ में? जैसे कि हिंसवांग ने लिखा आपका, हिंसवांग ने सी यू की को लिखा, उसने भी अपने ग्रंथ में लिखा क्या? फाक्यों की। क्या बोलोगे? फाक्यों की लिखा था। बोलेंगे भैया एक बार? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? अब एक बार आप लोग अपने क्वेश्चन लिख दोगे, किसी का कोई डाउट है तो वो अब टाइप कर देंगे एक बार। लिखा दो। बोलेंगे सर जी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की भाषा क्या थी? बच्चे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मैंने बताया ना, सभी इस समय अभिलेखों की भाषा आपकी संस्कृत हो चुकी थी। संस्कृत भाषा थी। लिपि लिख सकते हैं आप, लिपि ब्रह्मी थी। लिपि नोट कर सकते हैं आप, लिपि कौन सी थी? ब्रह्मी थी। और बच्चे क्वेश्चन बताएंगे बाकी सब लोग। चलो, हाँ हिंदी की क्लास होगी आज मेरी, आप शाम को हिंदी की क्लास में ले रहूंगा आपसे, आपकी शाम 7 बजे से। 399 से 414 बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट पूछेंगे। आर्यभट्ट नहीं, अब चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में हुए हैं। मैं सिर्फ आपको गुप्त वंश का ये समझा रहा हूं कि इस समय कितने महान व्यक्तियों का संबंध रहा है। गुप्त वंश से संबंध है, चंद्रगुप्त द्वितीय से नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, काजल बोल रही है क्लियर है सर। नीचे क्या लिखा है? यिंतु, यिंतु लिखा है, यिंतु, ये पर छोटी ई न तय, यिंतु। चलो रुकते रहो भाई, कमेंट पता नहीं चलेगा। ध्रुव देवी की पिक दिखाइए। ध्रुव देवी की पिक नहीं है बच्चे। सर जी थोड़ा साफ लिखा करो। ठीक है, साफ लिखा करेंगे। नालंदा में ही तो रहा फाइयान सर। नहीं, फाइयान जो भारत में आया वो महायान शाखा से सीखने के लिए आएगा। इस समय तो फाइयान भैया, इस समय तो नालंदा बना भी नहीं है, है? नालंदा तो अभी इसके बाद में एक शासक आएगा कुमारगुप्त, वो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि नालंदा जगह तो थी, वहां पीठ बहुत पहले से थी। ठीक है, वहां अध्यापन का कार्य पहले से होता था, तो वहां फाइयान गया जरूर था, लेकिन उस समय वहां विश्वविद्यालय नहीं था ताकि वो वहां रह सकता। ये कुमारगुप्त बनाएगा। लेकिन जो आपका हर्षवर्धन के समय पर हिंसवांग आएगा, वो नालंदा में जरूर रहेगा आपका, है ना? वो नालंदा में 18 महीने रह करके पढ़ाई करेगा हिंसवांग। सर जी यिंतु का क्या मतलब है? देखो पागलों को, यिंतु का मतलब है इंडियन, चाइनीज भाषा नहीं होती। जैसे कबूतर को पिजन कहते हो अंग्रेजी में, हैं? कॉक, कॉक बोलते हैं अंग्रेजी में मुर्गा को, ऐसी चाइनीज भाषा में यिंतु कहते हैं भैया। ये भारतीयों को क्या कहते थे? यिंतु। चलो आगे बोलेंगे। सर जी राजनीतिक राजधानी कहाँ थी चंद्रगुप्त मौर्य की? ये थी भैया आपकी, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में। राजनीतिक देखो, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, मैंने आपको बताया इसकी कितनी राजधानी थी, लिख लेना, 2 राजधानी थी। कितनी राजधानी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने। 2 राजधानी थी। और 2 राजधानी कौन कौन सी थी? 2 राजधानियों में एक तो थी आपकी पाटलिपुत्र, क्या बोलेंगे? पाटलिपुत्र, ये राजनीतिक थी। ठीक है, और दूसरी थी इनकी उज्जैन में, जिसको हम उज्जैनी बोलते हैं, उज्जैनी। ठीक है, या उज्जैन लिख लो। तो 2 राजधानियां थी इसकी। बहुत बढ़िया। फाइयान किसके टाइम पर आया सर? मेरे टाइम पर आया था भैया फाइयान। मेरे टाइम पर लिख देना, अगर कोई पूछे ना फाइयान कब आया, मेरे टाइम पर लिख देना। चलो, स्तूप क्या होता है सर जी? भैया बौद्ध धर्म में बनाते हैं स्तूप। देखो जैसे आप देखोगे ना कि गुंबद होते हैं, जैसे कोई भी आपकी, आप मस्जिद वगैरह देखोगे ऐसे बनी हुई होगी, है ना? ठीक है, जैसे कि आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह आप देखते हैं, जैसे जिनको हम दरवाजे बोलते हैं, ऐसे बनते हैं। मंदिरों की आकृति कैसी होती है? हिंदू मंदिरों की लगभग ऐसी होती है ना? और अगर हम बात करते हैं स्तूप कैसा होता है, स्तूप होता है भैया ऊपर से यहाँ से गोल स्तूप, ये स्तूप की आकृति होती है। ठीक है, और स्तूप किसको दर्शाते थे? बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में दर्शाते हैं स्तूप। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंध है इनका। तो स्तूप में मतलब किसी को दफन भी किया जाता था, है ना? किसी को दबा दिया, उसके ऊपर स्तूप बना दिया। महात्मा बुद्ध जब मर गए थे, उनके अवशेषों को बांट करके, उनके अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया था, तो उस पर स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
हाँ, सिक्कों के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके कि इनके गुप्त समय पर जो सोने का सिक्का चलता था उसको दिनार कहते थे, और जो चांदी का सिक्का चलता था उसको रुपयक कहते थे। ये हम जब इनकी व्यवस्था पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और चांदी का सिक्का मैं आपको बताऊंगा कि वो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं चलाया था, जिसका नाम रुपयक था। बहुत बढ़िया। कौन से क्रम का आदित्य है सर जी? तो भैया ये चौथा आदित्य है, चौथा विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय चौथा विक्रमादित्य है। सर जी सब समझ आ जाता है, थैंक यू। देखो एक हिंदी वाला आ गया, कह रहा आम का बहुवचन। अब तुझे बहुत मारूंगा, आम का बहुवचन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख अभी बताया बच्चे, संस्कृत भाषा है, लिपि ब्रह्मी थी उसकी। ओके ओके ओके। कामसूत्र क्या होता है? कामसूत्र कामसूत्र ही होता है, और क्या होता है? चलो। चंपू शैली क्या है? अब हिंदी क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। चंपू शैली होती है गद्य और पद्य को जब मिला दिया जाता है तो उसको उससे बनता है चंपू। चंपू काव्य बनता है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो, लक्ष्मी कह रही है। ठीक है बच्चा, बड़ा बड़ा लिखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा। आंख है तुम्हारी बटन है। तुम्हें पता पहले जो वो थे ना आपके गुरुकुल, वहाँ गुरुकुल में बोर्ड नहीं थे, डिजिटल बोर्ड नहीं थे। वहाँ तो सिर्फ बताया जाता था मुंह से बोल के, और बच्चे की श्रवण शक्ति पर निर्भर करता था कि वो सुन करके कितना स्टोर कर सकता है। वही अच्छा छात्र होता था। एक तो होता छात्र, है ना, एक होता प्रतिभाशाली छात्र, एक होता अढ़ाया छात्र। अढ़ाई छात्र का मतलब है उसके तो घर बैठ के भी तुम उसे पढ़ाओगे ना, जब भी उसके दिमाग में नहीं आएगा। वो छोटे लिखो, बड़ा लिखो, लेफ्ट लिखो, राइट लिखो, अप लिखो, डाउन लिखो, वो इसी में रह जाता। बच्चे पढ़ लो, कुछ नहीं रखा छोटे बड़े में, है ना। पढ़ो। फाक्यों की किस भाषा में है? नाम से ही पता चल रहा है उसको, चीनी भाषा में भैया, चीनी भाषा में। चीनी भाषा में फाक्यों की। चीनी ले गए। चलो ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से आराम से, और मिलते हैं अगली क्लास में। गुप्त वंश को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी उपलब्धियां बता रहूँगा, सिक्के वगैरह के बारे में, बाकी शासकों के बारे में बता रहूँगा आपको। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।